Hello dear students. In this video we are going to solve some of the questions from the NEET examination और हम समझेंगे कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस रिलेवेंट हैं नीट एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ से आप बहुत सारे टॉपिक को हम डिटेल में स्टडी करेंगे और उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। यू नीड टू फोकस ऑन द एवरी क्वेश्चन एंड हाउ दोज वर लाइक रिलेटेड टू ईच अदर। इसमें टोटल 45 क्वेश्चंस हैं, तो 45 क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट आप मान के चलें कि आपके 45 कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 1 है केमिस्ट्री के पार्ट से, दैट इज़ 46। इट सेज कि कोई एक सोल्यूशन है आपके पास NaCl का, विल हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किसके लिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगी? नाउ वी ऑल आर अवेयर कि अगर यहाँ पर बात चल रही है कंडक्टिविटी की, तो कंडक्टिविटी हमेशा डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर पे, एंड दैट इज़ मोस्टली जो फैक्टर इसके फेवर में काम करता है वो है कॉन्सेंट्रेशन। तो मोर द कॉन्सेंट्रेशन एट द प्लेस, मोर विल बी द कंडक्टिविटी। तो इतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी हो जाएगी जितनी कंसंट्रेशन होगी, क्योंकि किसी भी करंट को एक जगह से, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे कैरी करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है कि वहाँ पर कितने नंबर ऑफ़ चार्ज पार्टिकल्स हैं। अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ चार्ज पार्टिकल्स जितने ज़्यादा होंगे उस करंट को इतना ही आसानी से कैरी किया जा सकता है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ़ चार्ज पार्टिकल 2 मोल्स हैं, यहाँ पर 0.01 है और यहाँ पर 0.2 है और यहाँ पर 0.05 है। दैट्स वाई हमारा ऑप्शन ये सा वाला जो रहेगा दैट विल बी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि कंडक्टिविटी डिपेंड कर रही है कॉन्सेंट्रेशन पर। अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को, 46। इस 46 वाले क्वेश्चंस में इन्होंने बोला है कि आपके पास कोई टेबल है और इस टेबल को मैच करना है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं फैलिंग रिएजेंट। फैलिंग रिएजेंट 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, कंपोनेंट ए जिसको हम सोल्यूशन ए कहते हैं और सोल्यूशन बी। जो सोल्यूशन ए होता है ये होता है एक्वस CuSO4। तो आपको ऑप्शन मिल गया होगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ए वाले का ये आ जाएगा। और जो बी वाला होता है उसको बोलते हैं रोशेल सॉल्ट। ठीक, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्ट्रिक एसिड। ठीक, तो इसका फेलिंग सोल्यूशन का ए आ गया। फिर बोल रहे हैं ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो हम सब जानते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, मैग्नीशियम का सॉल्ट होता है। ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट ये होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसका हम नॉर्मली यूज़ करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स को डिटेक्ट करने में। जॉन्स रिएजेंट ये रहा, जिसके अंदर क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड और H2SO4 का मिक्सचर को बोलते हैं जॉन्स रिएजेंट, जो आप एल्डिहाइड वाले चैप्टर में जनरली पढ़ते हो। तो अगर हम इनके अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमारा जो ऑप्शन आएगा ए का फोर्थ, तो ये दोनों तो कट गए। फिर है हमारा ग्रिग्नार्ड का थर्ड, ये भी सेम है। तो फिर हमारा आ गया हाइजेनबर्ग का फर्स्ट, ये रहा, तो ये कट गया और ये आ गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 48 में। क्वेश्चन कह रहा है कि देखो भाई 2 असर्शन दिया है और उसी का रीज़न दिया है, आप देख लें कि कौन सा करेक्ट है। कह रहे हैं डिफरेंट गैसेस हैव द डिफरेंट KH वैल्यूज़ एट द सेम टेम्परेचर। इट इज़ करेक्ट। हाँ जी, सभी गैसेस की डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं KH की, अगर टेम्परेचर डिफरेंट होगा, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट मान लें तब भी। हायर द वैल्यू ऑफ KH, तो उन्होंने बोला है लोअर द वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी। ऑफ कोर्स जो KH के बीच में रिलेशन होता है सॉल्युबिलिटी के केस में, वो इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक, कुछ इस तरीके से। तो दैट्स वाई अगर KH की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ऑफ कोर्स सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वाइस वर्सा। तो दोनों ही चीज़ें ही करेक्ट हैं। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें कि क्या ये इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है, दैट इज़ थिंकेबल। तो हमको इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि भाई नहीं कर पा रहा, क्योंकि वहाँ हमको क्लियरली पता है कि भाई देखो एक जगह पे तो बात हो रही है कि KH की वैल्यू डिफ़र होती है और दूसरी जगह बात हो रही है KH की और सॉल्युबिलिटी की, तो वहाँ दोनों ऑप्शन एक दूसरे से अलग हैं। अब बात करते हैं कि
आपके पास क्वेश्चन है कि फंक्शनल आइसोमर बताएं आप प्रोपेनोइक एसिड का। सबसे पहले समझते हैं प्रोपेनोइक एसिड होता क्या है। तो प्रोपेनोइक एसिड है ये रहा आपका प्रोपेनोइक एसिड। ठीक, इसका फंक्शनल आइसोमर बनाइए आप। फंक्शनल आइसोमर्स में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है, बाकी पूरे मॉलिक्यूल के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन है सेम होंगे और नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम होंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन है हमारे पास 3 नंबर ऑफ कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन हमारे पास 6 हाइड्रोजन है। ऑल राइट, लेट्स लुक एट दिस। यहाँ पे देखें CH3 CH2 CHO, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन एक है तो ये रैंक से बाहर हो गया। देखें CH3 COO CH3, यानी कि 3 तो कार्बन आ गए, 2 ऑक्सीजन भी आ गई और 6 हाइड्रोजन भी आ गए। तो ऑप्शन ये सा वाला करेक्ट है। इसमें भी 1 ऑक्सीजन है तो ये भी गलत है, और इसके अंदर 4 कार्बन हो गए तो ये भी गलत हो गया। नाउ द सॉल्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस अमंग द फॉलोइंग। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट कौन सा होगा। इसमें देखें तो अगर इसको बनाएंगे हम तो हम इसमें लेने पड़ेगा हमको एसिटिक एसिड और NaOH। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ पे लेना पड़ेगा मुझको ये प्लस NH3। तो हम जानते हैं ये वीक एसिड है और ये वीक बेस है। अगर हम बात करें इसकी तो यहाँ पे लेना पड़ेगा हमको KOH प्लस HCl, ये एक करेक्ट ऑप्शन है। इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास होना चाहिए था NaOH NH4 प्लस OH और साथ में HCl, तब हमारे पास ये बन के आता। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है क्योंकि ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, KOH भी स्ट्रॉन्ग है और HCl भी स्ट्रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51। इन्होंने बोला है कि देखो भाई ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक, और इसका नाम है 3 इथाइल 1,1 डाईमिथाइल हेक्सेन। ये नाम करेक्ट है। कह रहे हैं इसका नाम ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखिए जब भी कहीं पर नंबर ऑफ ब्रांचेज ज़्यादा होती हैं हमको नंबरिंग हमेशा वहीं से करनी होती है। दैट्स वाई इसके अकॉर्डिंग ये बात सही है। इन्होंने कहा कि इस मॉलिक्यूल में मोर ब्रांच कार्बन गेट लोअर्स नंबर। ठीक है, बिल्कुल, और यही IUPAC की रिकमेंडेशन है, तो ये बात भी ठीक हो गई। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन नाम के बारे में बात कर रहा है, करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है और साथ में उस चीज़ को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो यानी कि ऑप्शन होगा 3, यानी कि वो बता रहा है कि भाई इस वजह से होता है। ठीक, दैट्स वाई दैट्स ए करेक्ट ऑप्शन। बोला है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर और स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कीजिए। ऑल राइट, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा करेक्ट हो सकता है। तो कोई एक ही करेक्ट होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि फार्मूला दिया है हमको। ये देखें डेल्टा RG नॉट इक्वल टू RT ln K। यहाँ पे निगेटिव होना ज़रूरी होता है, बिकॉज गिव्स एनर्जी अगर निगेटिव होगी तभी वो फिजिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये इनकरेक्ट हो गया। लॉग के साथ हमेशा 2.303 आना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे नेचुरल लॉग के साथ उन्होंने 2.303 लगा दिया, ये भी गलत हो गया। ये -RT ln K, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हमेशा जब भी तुम स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी की बात करोगे तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए, साथ में RT और ln K। K क्या है यहाँ पर? यही है तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिंपल। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहे हैं मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.3 मोल, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं इन्होंने 0.3। ऑल राइट, साथ में बोल रहे हैं कि जो सॉल्यूट है वो 100 है, तो यानी कि W आ गया आपका 100 ग्राम। अब पूछ रहे हैं कि इसकी मोलरिटी बता दो, यानी कि मोलरिटी क्या होगी ये बता दो बस। ठीक है, इसकी मोलरिटी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोलरिटी का फॉर्मूला होता है M नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000, जब ग्राम में दिया हो, और नीचे आ जाएगा आपका W। ठीक है, तो 0.3 इंटू 1000 डिवाइड बाई 100, 1010, और जब इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी तो आंसर आएगा 3 मोलर, यानी कि आंसर आपका 2 वाला। Which of the following set of quantum number is possible for the
इलेक्ट्रॉन इन 3p ऑर्बिटल। 3p ऑर्बिटल के अंदर कौन सा वाला पॉसिबल है कॉन्फ़िगरेशन? तो यहाँ पे दिया है 3p। देखते हैं n की वैल्यू कितनी होंगी, p की वैल्यू कितनी होंगी, m की वैल्यू कितनी होंगी और फिर s की वैल्यू कितनी होंगी। m की वैल्यू हमेशा 3 होगी क्योंकि यहाँ पे 3 दिया है। ठीक, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर n की वैल्यू, p की वैल्यू की, तो p की वैल्यू एक होगी 0, एक होगी 1 और एक होगी 2, क्योंकि हमेशा p की वैल्यू के लिए फॉर्मूला जो लगता है वो लगता है 0 से लेकर n-1 तक। तो हमारा 0 1 2 आ गया। ठीक है, अब अगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ p ऑर्बिटल की, तो p ऑर्बिटल के अंदर अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो p मतलब 2 के अंदर अगर हम बात करें तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी, तो m के लिए यहाँ पर होगी 0, यहाँ पर होगी -1, 0 और +1। यहाँ पर बात करें तो +2, -1, -2, -1, 0 और फिर आ जाएगी हमारी +1, लेट मी मेक इट हियर, +1 और +2। इस तरीके से हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हमको देखना है कि यहाँ पे देखें सबसे पहली चीज़ दे रखी है n बराबर 4, तो ये तो यहीं पे गलत हो गया। ठीक है, फिर हमारे पास n बराबर 3 की 3 वैल्यूज़ हैं। फिर उन्होंने बोला l बराबर 1 भी हो सकता है, ये तो पूरा गलत था ही। l बराबर 1 भी है और l बराबर 2 भी है। ठीक है, तो 2 भी पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है और ये 1 भी पॉसिबल है। अब देखना है कि m बराबर +2, तो हाँ इसकी वैल्यू m बराबर +2 भी हो सकती है और यहाँ पे -1 भी आ सकता है, लेकिन उन्होंने बोला है 3p के केस में। 3p के केस में क्या क्या होगा, और 3p के केस में अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आप पाएंगे कि यहाँ पर l बराबर 1 के लिए -1 हो सकता है, ठीक, और +½ भी हो सकता है। तो ऑप्शन हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए ये सा वाला। ठीक है, ऑप्शन हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए ये सारा। कहना विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज़ पॉसिबल फॉर ए इलेक्ट्रॉन n इलेक्ट्रॉन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात की उन्होंने, n इलेक्ट्रॉन। तो जब सिंगल इलेक्ट्रॉन हम जब भी फिल करते हैं तो वहाँ पर जो स्पिन आती है वो आती है +1 की। ठीक, और जो पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा वो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्होंने दिया है l बराबर 1 और m बराबर जो दिया है -2। यहाँ पे हमेशा अगर l बराबर 1 है तो माइनस जो m की वैल्यू होनी चाहिए वो -1 होनी चाहिए थी, यहाँ की -2, दैट्स वाई। और यहाँ पे दे रखा है उन्होंने -1 क्योंकि यहाँ पर भी 1 दिया है, तो ये पॉसिबल है और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला है द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द गिवन रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इस चीज़ को समझना है। तो इन्होंने दिया है बेंजेनामाइट, यानी कि बेंजेनामाइट का मतलब हो गया कि ये तुम्हारी रही बेंजीन रिंग कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे लगा होगा ये ग्रुप, ये बन के आया आपका बेंजेनामाइट। अगर तुम इसकी रिएक्शन करवाओ फर्स्ट स्टेप में लिथियम से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो हम सब जानते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, और साथ में आप करवा रहे हैं क्या, दूसरा हाइड्रोलाइसिस। तो जब आपकी रिएक्शन होती है तो ये क्या करेगा, इस वाली ऑक्सीजन को हटाकर इसकी जगह पर क्या लगा देगा, हाइड्रोजन लगा देगा। तो बस प्रोडक्ट में कोई बड़ा चेंज नहीं होगा, बस रिड्यूसिंग एजेंट है तो ऑफकोर्स इसकी दुश्मनी ऑक्सीजन से, तो यहाँ पर आ जाएगा CH2NH2। ये है बेंजाइलमीन। तो ये जो बन के आया तुम्हारा ये प्रोडक्ट होगा बेंजाइलमीन। आपको कुछ कॉमन नाम याद रखने पड़ेंगे अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए मस्ट वाली कंडीशन है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 56 की। जब हम क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं तो द रेट ऑफ द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्शन। इट इज़ ट्रू। देखिए, जब भी आप बात करोगे रेट ऑफ रिएक्शन की तो ये डिपेंड करती है इनिशियल कंसनट्रेशन जो भी है रिएक्शन की उसकी पावर 0 पर, यानी कि R बराबर हो गया K के बराबर। ठीक है, ये बात करेक्ट है, तो हमारा पहला वाला स्टेटमेंट क्या रह जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कह रहे हैं फॉर ए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज इनवर्स सेकेंड। ये बात इनकरेक्ट है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है, क्योंकि देखिए रेट जो रेट है वो हमेशा होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड।
अब यहाँ पे k इसके बराबर है, तो जो रेट की यूनिट होगी वही किसकी यूनिट होगी, वही यूनिट होगी आपकी रेट कांस्टेंट की। तो इस वाला ऑप्शन, ये सारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो दैट्स वाई ये हमारा रेट हमारी जीरो ऑर्डर के लिए ये होनी चाहिए थी, ना कि ये। ठीक, तो हमारा पहला स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। दैट्स वाई यहाँ क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 57 की। क्वेश्चन नंबर 57 में उन्होंने बोला है कि 2-क्लोरोब्यूटेन इज़ ए कायरल कंपाउंड्स। 2-क्लोरोब्यूटेन पहले बना लेते हैं। ये रहा मेरे पास CH3, ये रहा C, एक He आ गया, यहाँ पर आ रहा है क्लोरीन। चलो ये लगा दिया मैंने 2 नंबर पे क्लोरीन, CH2 और CH3। कायरल होने की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो कार्बन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कम से कम 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो। तो इधर जुड़ा है एथाइल ग्रुप, इधर जुड़ा है मेथाइल ग्रुप, इधर जुड़ा है क्लोराइड, इधर जुड़ा है हाइड्रोजन। तो दैट्स वाई ये एक कायरल है, ऑफ कोर्स है। ठीक, यानी कि चारों के चारों ग्रुप एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर हम बात करते हैं यहीं पर कि एनेंटियोमर्स पॉजेस आइडेंटिकल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो यस इट इज़ ट्रू कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं दे आर आइडेंटिकल। तो स्टेटमेंट ये सा वाला भी करेक्ट है। तो अगर हम 57 के अंदर बात करते हैं तो 57 का होगा बोथ फर्स्ट एंड द सेकंड बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द गिवन रिएक्शन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, कह रहे हैं कि गिवन रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है। तो पहले बोला मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल तो यहाँ दूर दूर तक नहीं है। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ऐसा नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हुआ है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन तो हो ही नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर खुद एक कोई रिएक्टेंट है जो ब्रेक हो रहा है और उसके बाद एक से ज़्यादा बच रहे हैं। तो ऑप्शन हमारे पास जो बचा है वो डिसप्रोपिनेशन रिएक्शंस। अब डिसप्रोपिनेशन रिएक्शंस का मतलब क्या होता है ये समझ लें। डिसप्रोपिनेशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनके अंदर कोई एक चीज़ या कोई एक एटम खुद ही ऑक्सीडाइज होगा और खुद ही रिड्यूस होगा। खुद ही ऑक्सीडाइज और खुद ही रिड्यूस होने की जो एबिलिटी होती है किसी रिएक्शन में, वही डिसप्रोपिनेशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक, कई जगह पर आप इस वर्ड को बार बार सुनेंगे। लेट्स से हम पता करते हैं किसके अंदर। देखो हाइड्रोजन हमेशा ही +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो यहाँ पर अगर मैं इस ऑक्सीजन की बात करूँ, इस वाली ऑक्सीजन की, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। अगर मैं यहाँ इस ऑक्सीजन की बात करूँगा तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर 2 एटम है मेरे पास हाइड्रोजन के, हर एक का +1 होगी और ऑक्सीजन की x हो गई, इक्वल टू कर दिया मैंने 0 के। तो ये तो आ गया मेरा 2 + x इक्वल टू 0। अब मैं इसको इधर ले जाऊँगा तो मेरे पास x बराबर, यानी कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आई -2। तो ये आ गया मेरे पास -2। जब भी कोई चीज़ अपनी एलिमेंटल स्टेट में होती है तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है 0। तो देखिए -1 से पहले गई है -2 में, यानी कि यहाँ पे हुआ है इसका रिडक्शन। फिर ये -1 से ऑल्सो गई है 0 में, तो यहाँ पे हुआ है इसका ऑक्सीडेशन। दैट्स वाई ये रिएक्शन आएगी डिसप्रोपिनेशन की, सिर्फ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। लेट्स बिगिन। कैन आई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अगर आप NCERT की 11th क्लास की बुक देखेंगे और उसके अंदर जो लास्ट चैप्टर है जिसमें नाम लिया गया है हाइड्रोकार्बन, उसमें जो लास्ट टॉपिक है ना, वो लास्ट टॉपिक ही वहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा बात करता है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का। अगर आप उस चीज़ को डिटेल से पढ़ लेते हैं ना तो आपको आंसर मिल जाएगा कौन सा एरोमेटिक होता है, कौन सा एंटी एरोमेटिक होता है। इवन आप इतना तो पता कर ही सकते हैं कि एरोमेटिक कौन सा होता है। ठीक है, तो एरोमेटिक होने के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई भी मॉलिक्यूल प्लानर होना चाहिए। दूसरी बात होती है कि उस प्लानर होने के साथ साथ वो हुंस रूल को फॉलो करे, और हुंस रूल होता है आपका 4π+2 इलेक्ट्रॉन्स, कि जो भी इसको फॉलो करता हो वो सब के सब होंगे। अब देख लें आप यहाँ पर क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों हो जाएंगे आपके एरोमेटिक, लेकिन ये सा वाला जो है ये होगा एंटी एरोमेटिक, और यही हमसे पूछा गया है। तो दैट्स वाई ये हमारा क्या होगा, मेन आंसर होगा कि ये हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है इन सच अ वे। मैं और डिटेल में इसको समझा दूँगा, आप इस बात की टेंशन ना लें।
नाउ वी टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 में उन्होंने बोला है कि आपके पास आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है जिसका आप ट्रीटमेंट करवाते हो H3PO4 के साथ। आप जानते हैं कि जब भी हम ट्रीटमेंट करवाते हैं हाई टेम्परेचर पर किसी भी एसिड के साथ तो वो बिहेव करने लगता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो होते हैं वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पर इसी को लिखने की कोशिश करूँ तो अगर मेरे पास ये है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल और मैं इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाता हूँ तो मेरे पास एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और मेरे पास प्रोडक्ट बन के आना चाहिए ये, जो कि ऑप्शन नंबर ये है। ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर, ना ही ये प्रोडक्ट बन के आने वाला है क्योंकि ऑक्सीडेशन की रिक्वायरमेंट है, और ना ही ये हाइड्रोकार्बन बनने वाला है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बनेगा एल्कीन, एंड दैट एल्कीन ड्यू टू रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग रिएक्शंस। ये बड़ी जनरल सी रिएक्शंस है। अगर यहाँ पर टेम्परेचर 440 से थोड़ा सा भी कम होता है, यानी कि लेस से हम बात करते कि 410 के अराउंड अगर टेम्परेचर होता तो यहाँ पर बनने के चांसेस थे फिर ईथर के। ओके, कह रहे हैं इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बन के आएगा। बड़ी कॉमन सी रिएक्शन है ये, और अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बिकॉज इसमें क्या होता है, इसमें होता है हाइड्रोजनेशन, इसमें होता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा और ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पर टूटने के बाद कुछ ऐसा दिखाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C, ये लगा OH और ये आ गया H। ठीक है, अब ड्यू टू रेजोनेंस ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। जैसे ये इधर आएगा हमको देखने को मिलेगा कुछ नया, जैसे CH2 निगेटिव और ये आ गया हमारा C डबल बॉन्ड O और ये रहा H और ये रहा मेरे पास पॉजिटिव चार्ज और ये रहा H। फिर ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन को खा लेता है और हमारे पास बन के आता है CH3 C डबल बॉन्ड OH, यानी कि एसिटल्डिहाइड। इस रिएक्शन में जब भी किसी एल्काइन की रिएक्शन करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 और H2SO4 तो सिर्फ और सिर्फ जो एथाइन है वही सिर्फ और सिर्फ एसिटल्डिहाइड देती है। बाकी जितनी भी तरह की रिएक्शंस होंगी, चाहे वो टर्मिनल एल्काइन हो, नॉन टर्मिनल एल्काइन हो, उसके अंदर हमेशा प्रोडक्ट बनता है कीटोन। तो दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 64 की। क्वेश्चन नंबर 64 में अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला है कि आपके पास कोई लेस से कार्बोनिल है, कार्बोनिल में ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, जिसकी आप रिएक्शन करवाते हो NH2 से, यानी कि हाइड्रोजन से। हम जानते हैं जब हाइड्रोजन से रिएक्शन होती है किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन की तो यहाँ पर ये इस जगह पर आकर ये जो बना हुआ है यहाँ पर ये जुड़ जाएगा कुछ ऐसे, और रिमूवल होता है वाटर मॉलिक्यूल का। फिर हम क्या करते हैं, KOH एथाइलिन ग्लाइकोल के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं, जिसके बाद क्या होता है, यहाँ पर होता है रिडक्शन, और रिडक्शन के बाद हमको प्रोडक्ट जो मिल के आएगा वो बन के आएगा हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक, देखिए इटार्ड रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इटार्ड रिएक्शन के अंदर हम हमेशा रिएक्शन करवाते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन की, यानी कि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और उनसे एल्डिहाइड बनाया जाता है, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। स्टीफन रिएक्शंस के अंदर जो होता है उसके अंदर हम रिएक्शन करवाते हैं नाइट्राइल्स की, यानी कि जो कंटेन करते हैं CN बॉन्ड, उनकी रिएक्शन करवाते हैं, तो ये यहाँ पे भी ख़त्म हो गया। रोजनमुंड के अंदर क्या होता है, रोजनमुंड के अंदर हम रिएक्शन करवाते हैं जो हमारे एसिड्स होते हैं, यानी कि क्लोराइड एसिड्स होते हैं, उनकी रिएक्शन, और जिससे एल्डिहाइड फॉर्म होता है। लास्ट ऑप्शन बनता है वोल्फ क्रिश्नर रिडक्शन, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द रिडक्शन रिएक्शन, तो दैट्स वाई वोल्फ क्रिश्नर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक, देखिए जो भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में किसी ग्रुप में ऊपर आते हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन फैमिली की
तो ऑक्सीजन फैमिली में एक थोड़ा सा इशू क्या है कि जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। अब जब ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होगी तो इस कंडीशन में जो भी इलेक्ट्रॉन उसके पास आएंगे वो पहला इलेक्ट्रॉन तो ले लेगा, और साइज़ छोटा होने की वजह से जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन को वो क्या करता है, रिपील करने लगता है, बीइंग मोर कंडेंस चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम। तो इन सच कंडीशन इसकी वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो डिक्रीज़ हो जाती है, यानी कि थोड़ी सी पॉजिटिव हो जाती है। कह सकते हैं कि निगेटिव तो रहती है लेकिन निगेटिव के केस में सल्फ़र के अकॉर्डिंग थोड़ी पॉजिटिव हो जाती है क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल भी है। ये बिल्कुल सिंपल केस है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, जैसे ऑक्सीजन और सल्फ़र के बीच है, इसी तरीके का आपको फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच भी मिलेगा। तो ऑप्शन इसका 4 रहेगा। अब बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। इसमें इन्होंने विटामिन के बारे में बात की है जो आपको बायोमोलिक्यूल में बड़े अच्छे से मिल जाएगा। मैं बोला कि कोई विटामिन ए है, तो ए की अब भी हम बात करेंगे तो ये होती है रतौंधी, जिसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक, फिर उन्होंने बात की विटामिन डी, और विटामिन डी के बारे में हम बहुत अच्छे से अवेयर हैं पहले से ही। पहले यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं अपने, तो 4th वाला ऑप्शन है, तो एक ऑप्शन ये भी कट गया और एक ऑप्शन ये भी कट गया। ठीक है, अब अगर हम यहीं पे बात कर रहे हैं तो आप पाओगे कि जब इस क्वेश्चन के अंदर अगला है हमारा विटामिन डी, तो विटामिन डी की अगर हम बात करते हैं तो विटामिन डी बात करता है रिकेट्स की। रिकेट्स में क्या होता है कि बच्चों की जो हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो ऑप्शन 3 इसका भी है, ऑप्शन 3 इसका भी है। तो अब हम पहुंचेंगे ऑप्शन नंबर सी पर, या फिर हम बात कर रहे हैं सी वाले की विटामिन B1। तो विटामिन B1 का सबसे पहली पिक्चर होती है बेरी एक तरह की डिसीज़ होती, मतलब डिसीज़ होती है जो विटामिन B1 की कमी से आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी का हो गया 1 वाला, और डी का तो ऑफ कोर्स हम बहुत अच्छे से जानते हैं स्कर भी, जो कि खट्टे फल ना खाने की वजह से हो जाता है। तो ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल for preparing the uterus implantation of the fertilized egg। ठीक, तो देखो टेस्टोस्टेरोन मेल्स हार्मोन है, तो ये तो हम उसमें रखेंगे नहीं। थायरॉक्सिन जो थायराइड हार्मोन्स होता है वो थायरॉक्सिन, यानी कि आपकी थायरॉक्सिन ग्लैंड से निकलता है, तो इसका भी कोई रिलेशनशिप नहीं है। आगे बात करते हैं एस्ट्राडायोल और प्रोगेस्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है प्रोगेस्ट्रॉन, यानी कि ये वो फीमेल हार्मोन होता है जो एग के प्लांटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, बायोमोलिक्यूल में जो लास्ट में एक पूरी बहुत अच्छा मतलब कंटेंट दे रखा है, उसके अंदर अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, उसको डिटेल में पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। अगला दिया है कि सोडियम नाइट्राइड की जब H2SO4 से रिएक्शन कराई जाती है, ये जिसको वार्म करते हैं, तो कौन सी वाली गैस निकलती है। ये लैब वाले काम में आता है या प्रैक्टिकल लैब के अंदर यूज़ होने वाला है। ठीक, तो इसमें जो गैस निकलती है वो निकलती है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये होती है रेडिश ब्राउन कलर की, ये सारा ऑप्शन। ठीक है, तो कलरलेस वाला कोई चक्कर नहीं है। लाइम वाटर वाला CO2 की बात करते हैं, CO2 यहाँ पर निकलेगी नहीं। सफोकेटिंग विद स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर वो बात करते हैं वो H2S की, तो उसकी भी कोई यहाँ पर कोई रिलेशन है नहीं एज सच। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्शन नंबर 67 के अंदर क्वेश्चन में क्या बोला है। कह रहे हैं कोई आपके पास है 3 मेथाइल पेंटेन 2 ऑल, जिसकी आप रिएक्शन करवा रहे हैं HBr के साथ, तो इसमें आपका प्रोडक्ट क्या बनकर आएगा। सबसे पहले मैं इस मॉलिक्यूल को बना लेता हूँ। ठीक है, ये से मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, ये रहा मेरे पास मॉलिक्यूल, यहाँ पे जुड़ा है OH। ठीक है, तो 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पे आ गया अल्कोहल और यहाँ पे आ गया ये। रिएक्शन करवाना है HBr के साथ, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे सबसे पहले H आएगा, यानी कि ये जो H है इसका प्रोटोनेशन होना है, और जैसे ही प्रोटोनेशन होगा हमारे पास क्या है, ये यहाँ पर बना लेगा कार्बोकेटायन।
कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, और यहाँ पर है ये पॉजिटिव चार्ज। डन। अब क्या होता है कि ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा, क्योंकि अब रिमूवल ऑफ वाटर होना है जिससे कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो। अब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा यूँ, पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे CH3। अब ये जो कार्बोकैटायन है वो 3 डिग्री है, लेकिन इसके जस्ट करीब में जो कार्बन है वो बना सकता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन। एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि भैया जो कार्बोकैटायन 3 डिग्री वाले होते हैं दोज आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू 2 डिग्री वाले कार्बोकैटायन के। तो स्टेबिलिटी की वजह से यहाँ पर एक होती है शिफ्ट को बोलते हैं एक तरीके से, यहाँ पर हाइड्रोजन शिफ्ट कर रहा है तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजन शिफ्ट। ठीक, और ये हाइड्रोजन हटके पहुँच जाएगा किसके पास, आगे वाले के पास, यानी कि आपको यहाँ पे मिलेगा कुछ ऐसा, पॉजिटिव चार्ज इधर, CH2 और CH3। अब यहाँ पर होगा Br निगेटिव का अटैक, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आने वाला है वो प्रोडक्ट बन के आएगा CH3C CH3, ये आ गया मेरे पास एक तरीके से Br, यहाँ पर आएगा CH2 और यहाँ पर आ जाएगा CH3। तो अगर मैं इसकी नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4, ये था एक्चुअली हम गलत कार्बन पे आ गए, यहाँ पे CH3 था और ये CH2, ये आ गया CH3, ये Br आ गया, ये आ गया CH2 और ये भी हो गया CH3। तो ये हमारे पास इस तरीके से करेक्ट ऑप्शन बन के आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो हमको ये यहाँ पर मिल जाएगा। और ये क्या है हमारा, ये 3 मिथाइल 3 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन। लेट्स सी कौन सा ऑप्शन रहेगा, 3 मिथाइल 3 ब्रोमो पेंटेन, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको पूरे को कंप्लीटली कर सकते हैं इस कंडीशन में। नाउ आई लेट मी रिमूव दिस, हम बहुत बड़ी जगह पर फैल चुके हैं। ओके, नाउ लेट्स बिगिन। अब इसके बाद हमको ऑप्शन मिल गया कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, ये सारा ऑप्शन है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। कह रहे हैं द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल हैविंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ दिस, इसकी वेवलेंथ इतनी दे रखी है। कह रहे हैं इसका मोमेंटम बताओ, मोमेंटम क्या होगा। तो हम जानते हैं कि लैम्डा बराबर होता है हमारा H/P। ठीक, ये है हमारा मोमेंटम। एंड दे हैव गिवन द वैल्यू ऑफ H, जिसको हम प्लांक कांस्टेंट कहते हैं, और हमको ये निकालना है। तो P बराबर हो जाएगा H/λ, और यहाँ पर आ जाएगी हमारी जो भी वैल्यू निकल के आती है। अब वैल्यू हमको निकालनी है kg मीटर पर सेकंड में। ठीक है, यानी कि सबकी यूनिट सेम दे रखी है, तो यहाँ पर वैल्यू यही आनी चाहिए। अब ऊपर जब पहुँचेगा हमारा 6.626 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइड बाई, ये वैल्यू दी है इन्होंने एंगस्ट्रॉन्ग में। तो एंगस्ट्रॉन्ग की वैल्यू को हमको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, पहले हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस वैल्यू को मीटर में। तो एंगस्ट्रॉन्ग से जब हम मीटर में वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं तो हम लिखते हैं 10 की पावर -10। ओके, बिल्कुल सिंपल सा लग रहा है। जब ये 10 ऊपर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा इस तरीके से 6.626 इंटू 10 की पावर -34 और ये हो जाएगा +10, यानी कि 10 की पावर आ रहा है पूरा का पूरा हमारा 24, और नीचे है 1.325। 1.325 से अगर ऊपर वाली वैल्यू को हम डिवाइड करने की कोशिश करें तो 13 पंजे 65 होता है, यानी कि 13 पंजे 65 यानी कि 5। तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ये होना नहीं चाहिए, मतलब यही करेक्ट होगा और कोई कंडीशन बनी नहीं रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर
इस चीज़ को समझ सकते हो और इसका आंसर आपको बड़े आसानी से मिल भी जाएगा अगर आपने इसे ध्यान से समझा होगा तो। ये फार्मूला याद रखना, बिकॉज दिस फार्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये फार्मूला याद है तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं याद होगा तो आपको परेशानी होने वाली है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस द क्वेश्चन 69 और 69 क्वेश्चन जो है आपका वो लिया गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। जब भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं तो यहाँ पर मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आइसोमेरिज्म से, हाइब्रिडाइजेशन से और स्टेबिलिटी से, और इवन क्वेश्चन आते हैं कि ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑप्टिकल बिहेवियर कब शो करेंगे, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मुझे लगते हैं वो हमेशा ही आते हैं इसके फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन। जैसे इन्होंने बोला है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ए सेंट्रल मेटल एटम, ये सवाल जो है यहाँ पर ये आयन होना चाहिए था, sp3 है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो Ni है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, और ये जो लिगेंड है ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d8 4s0, यानी कि ये इन वाले इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से पेयर कर देगा, और जब ये इनको पेयर करेगा तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होगा, एक इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि एक डी ऑर्बिटल वापस रह रही है। तो ये डी ऑर्बिटल क्या जाएगी हाइब्रिडाइजेशन में, तो यहाँ पर होगा डी एस आएगी फिर बाहर वाली, और P2, यानी कि जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए वो होना चाहिए DsP2, और शेप जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए स्क्वायर प्लेनर। बिल्कुल सिंपल है। दूसरी बात इन्होंने बोला है कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 0 है, तो वो तो हमने देख लिया कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हैं, तो ये तो करेक्ट है, बट ये रॉन्ग है। तो इसका ऑप्शन अगर हम देखें तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, गलत हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज़ इनकरेक्ट, ये भी गलत हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ इनकरेक्ट एंड द सेकंड इज़ करेक्ट, ये ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे विस्मर्थ ऑक्साइड इज़ एन, ऑफ कोर्स विस्मर्थ इज़ ए मेटल, और मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं इसकी अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी देख रहे हैं तो वो आ रही है +3, ठीक। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जब आ रही है मेटल की तो ये बड़ी नॉर्मल सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, और विस्मर्थ की अगर +3 ऑक्सीडेशन आ रही है एल्युमिनियम फैमिली में तो ऑफकोर्स दैट इज़ गुड। तो यहाँ पे ऑफकोर्स इसका नेचर होना चाहिए बेसिक, मेटल है तो बेसिक ही होगा। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। कह रहे हैं कि भाई देखो जो सल्फ़र डाइऑक्साइड होता है उसकी शेप बैंड होती है, तो इट इज़ करेक्ट, इसकी शेप बैंड ही होती है। जो SF6 होता है ये ऑक्टाहेड्रल होता है, तो ये बात भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। फिर कह रहे हैं PCl5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, हाँ ऑफकोर्स होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। बहुत अच्छे से केमिकल बॉन्डिंग के अंदर इसको डिटेल में उन्होंने डिस्क्राइब किया है, ठीक। और इसकी बॉन्डिंग के नेचर यानी कि एक्सियल और जो इक्वाटोरियल बॉन्ड होते हैं उनके ऊपर भी काफ़ी अच्छा डिस्कस किया है। फिर कह रहे हैं NF3 ट्राइगोनल प्लेनर होता है, नो ये पिरामिडल होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक। तो ये ऑप्शन जो है इसके अकॉर्डिंग क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो वो ऑप्शन वैसे करेक्ट थे लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे जो मैच किया गया है वो रॉन्ग ऑप्शन से किया गया है। लेट्स सी हियर, कह रहे हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है डज नॉट शो हाइपर कंजुगेशन। देखो हाइपर कंजुगेशन के लिए एक जो प्राइमरी कंडीशन एनसीईआरटी में दी है वो प्राइमरी कंडीशन ही ये है कि भाई उसके पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, एटलीस्ट वो चार्ज स्पीसीज़ हो तभी हाइपर कंजुगेशन काम करेगा। तो ये बात करेक्ट है, चार्ज स्पीसीज़ होना ज़रूरी है। दूसरे में उन्होंने कहा है रीज़न में कि भाई ये जो मॉलिक्यूल है वो डज़ नॉट हैव एनी अल्फ़ा हाइड्रोजन, ऑफ कोर्स ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड कि ये अल्फ़ा कार्बन जो इस पर भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। अब देखते हैं कि ऑप्शन किस तरीके से दिए होंगे इसके। कह रहे हैं A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स, नहीं A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स, नहीं फॉल्स। A एंड R ट्रू एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नहीं एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा है वो।
बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. डन. टेंडेंसी टू शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजिंग इन द ऑर्डर. यहाँ पे जो फैमिली दी है उसको ध्यान से देखें एक बार. ये आपकी कार्बन फैमिली है. ठीक है. जब भी हम किसी भी पी ब्लॉक के अंदर ऊपर से नीचे जाते हैं तो वहाँ पे एक इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करने लगता है. हम उस इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में बड़ी डिटेल में बात करेंगे. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे. लेकिन यहाँ पे हम यही बात करेंगे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करने की वजह से जब आप ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो यू विल नोटिस अ चेंज. एंड दैट चेंज होगा कि जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होंगे वो तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाले एलिमेंट हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर पाते. और उसका मेन रीज़न होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट. ठीक. तो इसका जो ऑप्शन है वो है जर्मेनियम, टिन एंड द लेड. दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द कार्बन फैमिली. ठीक. तो जैसे कार्बन शो करता है +4, इस सिंपली अगर सिलिकॉन की बात करें तो वो भी शो करता है +4. लेकिन अगर हम उसकी बात करते हैं जर्मेनियम, तो जर्मेनियम +4 भी शो करता है, लेकिन ये साथ में शो कर देता है +2 भी. ऐसे टिन की बात करते हैं तो +4 और +2, यानी कि मोस्टली जो +2 में जाएगा. और लेड मोस्ट ऑफ द केसेस में कोशिश करता है कि वो +2 में ही हो. क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है द नंबर ऑफ ब्रिजिंग CO ग्रुप इन Mn2CO10. ब्रिजिंग CO ग्रुप. ब्रिजिंग का मतलब होता है कि Mn को दो एटम जो है हमारे पास Mn के, वो एक दूसरे को किस तरीके से जोड़े हैं. तो याद रखना, ये रहा Mn और एक Mn ये रहा. इस साइड में CO 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 और CO, और इस साइड में CO 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 CO. कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है. क्या इसमें तुम्हें कोई भी CO का ब्रिजिंग नज़र आ रहा है? आई थिंक नॉट. तो इस वजह से क्या होगा, इस कंडीशन में तुमको याद रखना है कि ऑप्शन होगा हमारा 2 वाला. और 2 वाला ऑप्शन होने की वजह से आपका यहाँ पर हम इस वाली कंडीशन से बाहर निकल जाते हैं. ठीक. और इसका ऑप्शन होगा 2. ऑलराइट. अब 2 ऑप्शन होने के साथ जैसे ही 2 ऑप्शन हो गए, आपको साथ में याद रखना है कि इस तरह के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि कार्बोनिल के अंदर, ब्रीजिंग के अंदर अगर कोबाल्ट आ जाता तो ऑफकोर्स वहाँ पर ब्रीजिंग काम करने लगती है. और जैसे ही ब्रीजिंग काम करती है वहाँ पर ऑप्शन की जो चीज़ें हैं वो काम, उसके ऊपर आपको नंबर ऑफ़ ब्रीजिंग को ध्यान रखना पड़ेगा. तो दूसरा होता है कोबाल्ट CO2 और कार्बोनिल के होते हैं 8, जिसके अंदर 2 ब्रिज रहते हैं हमेशा. तो उनको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये लास्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, जिसके अंदर आपको कार्बोनिल कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में बात होगी. अगला क्वेश्चन आता है 75. कैन ए ट्रांजिशन मेटल विद डज नॉट शो एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. ट्रांजिशन मेटल की बात हुई है तो याद रखना है, ट्रांजिशन मेटल के अंदर आती है स्कैंडियम, और ये सिर्फ और सिर्फ 3 पॉजिटिव शो करती है. तो दैट्स वाई ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा. व्हेन द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बॉइल्ड विद द आयरन सेकेंड सल्फेट एंड एसिडिफाइड विथ कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ पर्शियन ब्लू कलर इज फॉर्म्ड. प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस को ये शो करता है? पर्शियन ब्लू कलर. ठीक. तो पर्शियन ब्लू कलर आपको शो करेगा कौन सी चीज़ की प्रेजेंस के, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इस चीज़ को वो शो करता है. तो यहाँ पर इस चीज़ का पता लगाना है. तो पर्शियन ब्लू कलर की जो शो करता है इसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल फास्फोरस और क्लोरीन का तो यहाँ पर दूर से दूर तक कोई लेना देना है ही नहीं. ठीक. फास्फोरस का केस अलग अप्लाई होता है, तो फास्फोरस के लिए हम मेथड ही अलग यूज़ करते हैं. और क्लोरीन के केस में क्या होता है, हम AgCl बन के आता है, जिसमें सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ किया जाता है. लेकिन यहाँ पर हो रहा है हमारा 76 पॉइंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम. तो इस क्वेश्चन के अंदर जो आपका ऑप्शन रहेगा वो रहेगा नाइट्रोजन. पर्शियन ब्लू कलर आ जाएगा. ठीक. यहाँ पर फॉर्म होगा. 3 molecule of CHO are obtained by reductive ozonolysis of the molecule.
किस मॉलिक्यूल का अगर हम रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करा दें जिसकी वजह से हमको क्या मिल जाए, 3 मॉलिक्यूल मिल जाए। हेक्सेन 3 इन है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पूरी की पूरी चेन बनकर आएगी। लेट मी शो यू इफ़ यू वांट। ओके, लेट्स सी। ये आपके पास जो हमने पहला ऑप्शन लिया है, लेट मी टेक द एग्जाम्पल फ्रॉम देयर। ओके, हेक्स 3 इन, हेक्स 3 इन, ये रहा आपके पास हेक्स 3 इन। अगर मैं इसका ओजोनोलाइसिस कराऊं तो मुझको पता है कि इसका ओजोनोलाइसिस करवाने के बाद मुझको क्या मिलने वाला है। मुझको मिलेगा कुछ ये, CH2 एंड देन CH3 और यहाँ पर आ जाएगा ये। ऑलराइट, फिर हम क्या लेते हैं, यहाँ पर जिंक ले लेते हैं और साथ में ले लेते हैं लेसे, ये बॉन्ड टूटेगा, मेरे पास बन के आया CH3 CH2 और ये आ जाएगा CHO और यहाँ पर एक दूसरा मॉलिक्यूल भी सिमिलर आएगा, तो हमारे पास ये 2 एल्डिहाइड बनकर आ जाएंगे। तो यहाँ ये तो पॉसिबल है ही नहीं। देन हम क्या कर सकते हैं, देन हम यहाँ पर ले सकते हैं लेस से बेंजीन रिंग को, थर्ड वाला ऑप्शन जो था। अगर मैं बेंजीन रिंग का ओजोनोलाइसिस कराता हूँ तो ये यहाँ पर एक कट बनेगा, एक कट यहाँ पे, एक कट पे यहाँ पर, और दोनों तरफ से मेरे पास जो जुड़ के आएंगे वो आएंगे 3 टाइम्स CHO। तो मेरा ऑप्शन जो है बेंजीन वाला क्या रहेगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है अभी समझने में तो मैं इसके ऊपर फुल लेंथ वीडियो बना दूंगा, ठीक है, आप उसको समझ लेना, ठीक है। ओके, तो इसका ऑप्शन है ये सा। यहाँ पर अगर हेक्स 2 इन की बात करते तब भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड ही बन के आते, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। साइक्लोहेक्सीन की बात करूँ तो हेक्सीन में सिर्फ एक बॉन्ड है, तब भी 2 ही ऑप्शन आएंगे, हमको चाहिए हैं 3। 3 के लिए 3 ट्रिपल बॉन्ड होने ही चाहिए, तभी रिएक्शन पॉसिबल है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। आपको सिर्फ इतना बताना है कि कौन सा वाला ऑप्शन जो है हमारे मुताबिक ट्रू बैठेगा। तो अगर हम ट्रू की बात कर रहे हैं इसके अंदर ऑप्शन को देखने के लिए, तो इन्होंने पहला बोला कि इथेन फ्री रोटेशन अराउंड CC बॉन्ड इज़ नॉट परमिटेड। नहीं, इथेन के अंदर जो ये है तुम्हारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि इस कार्बन और इसके कार्बन के बीच के अंदर जो फ्री रोटेशन है दैट इज़ कम्प्लीटली परमिटेड, तो ये तो गलत हो गया। इथेन फॉर्म इन्फिनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर नहीं, ये एक स्टैगर्ड बनाती है और एक इक्लिप्स बनाती है, यानी कि 2 ही पॉसिबल है। स्टैगर्ड फॉर्म इथेन हैज़ मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स नहीं, जो आपकी इक्लिप्स्ड फॉर्म होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है और स्टैगर्ड में सबसे कम रिपल्शन होता है। फिर स्टैगर्ड फॉर्म इथेन इज़ मोर स्टेबल, ऑफ कोर्स ये मोर स्टेबल है किससे, इक्लिप्स्ड फॉर्म से, तो दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वी रीच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे उन्होंने बोला है द फाइनल प्रोडक्ट बी ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए यहाँ पे दिया है उन्होंने CN नेगेटिव, यहाँ पे दिया है Cl, तो ये अटैक करेगा यहाँ से यहाँ और Cl निकल के बाहर जाएगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन के आएगा C6H5 CH2 और यहाँ पे जुड़ जाएगा CN। फिर ये है रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि जो भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है सबका मसाला बना देते हैं ये। तो ये क्या करेंगे, यहाँ C और N के बीच में हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे,
यूँ करके। तो हमारा जो ऑप्शन हो गया ये सा वाला करेक्ट हो गया, यानी कि हमारा फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट है। यहाँ पे बात करते हैं, कह रहे हैं कि फॉर द रिएक्शन, कि कोई रिएक्शन है जो आपको अभी दिखाई दे रही है, इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखें और फिर ये बताएं कि इसके लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि आप ये समझें कि इसके लिए आपको एक रिएक्शन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, यानी कि रेट जो होती है किसी भी रिएक्शन के अंदर, अगर हम यहाँ से शुरू करें तो रिएक्टेंट के लिए माइनस लगाते हैं और प्रोडक्ट के लिए प्लस। तो -1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई टाइम टी इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाई डेल्टा टी, फिर प्रोडक्ट पाए तो प्लस वन बाई टू, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाई डेल्टा टी, और फिर आएगा इक्वल टू प्लस 1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टी डिवाइड बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो अगर मैं बात करता हूँ बी वाले का, ये तो ठीक है, यहाँ ठीक वाला लगाता हूँ मैं, डी वाला भी ठीक है, सी वाला भी ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट बताना था, तो इनकरेक्ट होगा ये, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने प्लस का यूज़ किया है और यहाँ पे हमको चाहिए क्या था, माइनस चाहिए था। ऑलराइट, इन दिस क्वेश्चन द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल filled with a solution of an electrolyte of the concentration 0.2 molar is 200 ohm if the specific conductance is 0.4 into 10 की पावर -3, स्पेसिफिक यानी कि कप्पा की बात चल रही है, देन द वैल्यू ऑफ द सेल कांस्टेंट विल बी। अगर आप देखो कप्पा इक्वल टू होता है सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस के, ठीक है। अब मुझको चाहिए क्या है, मुझको चाहिए यही रेजिस्टेंस, ठीक। तो रेजिस्टेंस मेरे को दे रखी है और यहाँ पे कप्पा दे रखा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 0.4 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 200। मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, अगर 2 से हम इसकी कराते हैं, लेट्स से 2 0 से ये 2 गए तो यहाँ पे बचा -1, जब इसकी होगी तो 0.08, यानी कि हमारा ऑप्शन जो आ रहा है 81 का, वो क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि वो होगा हमारा 1 वाला 0.08। सिंपल था, अगर दिमाग से यूज़ करोगे तो ऑफ कोर्स तुमको इसका बेटर आंसर मिल जाता। 82, ठीक। इसको जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक तो एसिड क्लोरीन के पी ब्लॉक के अंदर जो एसिड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको याद रखने के लिए ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इसके पीछे एक ट्रिक भी है, जिस ट्रिक के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो किसी ना किसी दिन टाइम निकाल कर बना दूंगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि फॉस्फोरस के एसिड क्या होते हैं और क्लोराइड के एसिड क्या होते हैं। सबसे पहले इन्होंने बात की है हाइपोक्लोरस एसिड। तो हाइपरक्लोरस एसिड की जब हम बात करते हैं, तो हाइपरक्लोरस एसिड के अंदर आपको ध्यान जिस चीज़ का रखना होता है वो है कि यहाँ पर आपको जो आपका ऑप्शन होगा उसके अंदर सबसे कम ऑक्सीजन पाया जाए, सबसे कम। तो हाइपो के केस में सबसे कम ऑक्सीजन है HOCl के पास, ठीक है। तो ये होगा आपका पहला वाला ऑप्शन, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इन्होंने 3 जगह पे दे रखा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करें इसी के केस में, तो दूसरा आता है क्लोरस एसिड। क्लोरस एसिड, तो जब क्लोरस एसिड की बात होती है तो उसके पास होना चाहिए आपके पास, जब भी क्लोरस की बात होगी, एक ऑक्सीजन ज़्यादा हाइपो से। तो ये आ गया तुम्हारा क्लोरस एसिड, यानी कि फर्स्ट वाला। अब भी हमारे पास कितने ऑप्शन बाकी हैं, 2 ऑप्शन हो गए, ठीक है। इसके बाद जो अगला आता है क्लोरिक एसिड, जिसमें IC जुड़ जाए, ठीक है। तो IC के केस में तुमको ध्यान रखना है कि IC जब भी जुड़ता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन एटम की सबसे ज़्यादा नंबर होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्रिकी है ये कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं पर क्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है। तो जब क्लोरिक एसिड की बात करेंगे तो क्लोरिक एसिड के केस में यहाँ पर आपका ऑप्शन जाना चाहिए इसके साथ,
ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ये, यानी कि जो हाइपो आएगा, फिर क्लोरस आएगा, फिर क्लोरिक आएगा, फिर पर क्लोरिक आएगा। तो पर क्लोरिक में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होते हैं, ये रहा। ठीक, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आना चाहिए आपका ये सा। यस, एक बार और चेक कर लेना, बाकी ऑप्शन यही होगा। अगली रिएक्शन है फिनक्लिस्टन रिएक्शन। जब आप पहला चैप्टर ऑर्गेनिक का पढ़ते हैं क्लास 12th में, तो जो सबसे पहली नेम रिएक्शन आती है उसको मैं बोलूँगा कि वो फिनक्लिस्टन ही रिएक्शन होती है। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि हम हमेशा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास कोई क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन करवाऊँगा मैं सोडियम आयोडाइड के साथ, वो भी ड्राई एसीटोन में। ठीक, रिएक्शन होगी और यहाँ पे बन के आएगा आयोडाइड और तुम्हारा NaCl सोल्यूशन के अंदर प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन है ये। अगर यहाँ पे स्वार्ट्स रिएक्शन होती तो फिर तुम फ्लोराइड के साथ जाते। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर सो पॉजिटिव डेविएशन। मैं रॉड्स के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत अच्छी, ठीक, जिसके अंदर आप अगर एक बार देख लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक, देखें यहाँ पर, देखें ये सब वाला जो क्लोरोबेंजीन और एसीटोन है, ये निगेटिव डेविएशन शो करते हैं हमेशा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ठीक, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन जो हैं और साथ में बेंजीन और टॉलुइन है, ये सब आरडीएल बिहेवियर शो करते हैं, क्योंकि इनके बॉन्ड के नेचर में कोई बड़ा चेंज है नहीं रॉल्स लॉ से। ऑप्शन बचता है आपका एथाइल अल्कोहल और वाटर। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा सोल्यूशन किस तरह का बिहेवियर शो करेगा। नाउ वी आर ओवर हियर, दैट इज टॉलन टेस्ट। ये हमारा एग्जाम्पल है टॉलन टेस्ट का। ठीक, और टॉलन टेस्ट हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट करता है किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ। ठीक, अगर हम बात कर रहे हैं एल्डिहाइड की इन केस ऑफ सिंपल एल्डिहाइड, लेकिन अगर तुम बात करोगे इसी एल्डिहाइड की टॉलन टेस्ट की अगर बायोमोलिक्यूल में, तो ये कीटोन वाले जो फ्रुक्टोज होते हैं उनको भी क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन थोड़ी अलग है। ठीक, उस कंडीशन की हम फर्दर बात करेंगे। तो इसको ऑक्सीडाइज करता है ये, और ऑक्सीडाइज होगा अगर एल्डिहाइड तो वो कन्वर्ट होगा किस, कौन से ग्रुप में, एसिड ग्रुप में। तो यहाँ पे अल्कोहल, तो ये तो रिड्यूस हुआ होगा, ये भी अल्कोहल है, ये भी रिड्यूस होगा, यहाँ पे इन्होंने इसे भी रिड्यूस कर दिया है, तो ये तो गलत यहाँ पर हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, एल्डिहाइड को करने के लिए ये सारा ऑप्शन है। अगला बोला है कि स्टेटमेंट फर्स्ट 86 के अंदर, कि स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है कि ऑक्सीजन कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द लेसानी टेस्ट। इट इज़ ट्रू, लेसानी टेस्ट से ऑक्सीजन का डिटेक्शन नहीं हो पाता है। ऑलराइट, देन सेकंड बोल रहे हैं ज़ेल्डाल मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन प्रीडीन। हाँ जी, प्रीडीन के साथ नहीं होता जी, प्रीडीन का डिटेक्शन नहीं कर सकते। यहाँ पे क्वेश्चन एक बार और भी आ चुका है, उन्होंने बोला कि भाई प्रीडीन के बारे में जो है आप बताएं, प्रीडीन को क्या हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ ऑफकोर्स ये जो है गलत है, और ये पॉइंट उन्होंने सही बोला है, तो पॉइंट ये करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड बोथ इन दिस कंडीशन आर करेक्ट। तो दैट्स वाई हमारा ऑप्शन जो होगा इस वाले का वो हो जाएगा पहला वाला। कहना ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, यानी कि अगर हम बात करें F2 के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो ऑक्सीजन को मान लेते हैं मैक्स। फ्लोराइड बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो यहाँ पे अब वो हमेशा अपनी 1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाएगा। तो जैसे हम करेंगे तो ये हो जाएगा x-2 = 0। अब इस 2 को इधर ले जाओ तो x बराबर आ जाएगा +2, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन आपको दिखा रहा है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेट्स कम अप टू 88। कैन आई वॉन्ट हैव फैक्टर I फॉर द कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4। तो इसको समझ लो आप कि Na2SO4 को कैसे वो कंप्लीट डिसोसिएशन दिखाता है। तो जब भी हम Na2SO4 को पानी में डालेंगे, ये ब्रेक होगा और देगा Na2 2 टाइम पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। अब I के लिए हम यूज़ करते हैं कि आफ्टर क्या आया और बिफोर क्या था, यानी कि बिफोर कितने नंबर थे। अब लेट्स से आफ्टर हमारे पास आ रहे हैं 2 और 1 3, 2 और 1 3, और बिफोर आ रहा है 1, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3 वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर
सेकेंड इज करेक्ट। नाउ वी आर एट 89। 89 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर N2 पॉजिटिव। N2 पॉजिटिव के अंदर ट्रू ऑप्शन कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक कह रहे हैं इट इज़ अ डायमैग्नेटिक इन नेचर, फिर बोल रहे हैं कि इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज 3, फिर बोल रहे हैं इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज 2.5, कह रहे हैं इट हैज़ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो पहली चीज़ इसके ऊपर चार्ज जब N2 की बात होती है तब होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर 3, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई ये डायमैग्नेटिक होता है नेचर में या नहीं होता है, तो ऑफ कोर्स ये होता है पैरामैग्नेटिक, और इसको हम निकाल लेते हैं अभी कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैं बता देता हूँ। N2 पॉजिटिव चार्ज, टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 14, एक पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन बचे 13, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, इसके बाद आ जाएगा सिग्मा 2s2, फिर आ जाएगा सिग्मा स्टार 2s2। ठीक, इसके बाद आएंगे हम नेक्स्ट वाले पे जिसमें हम बोलते हैं जनरली पाई 2 px2 और फिर आएगा पाई 2 py2, और इसके बाद आएगा, दोनों ये बराबर एनर्जी के होते हैं, सिग्मा 1 2 pz, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 12 और 1 13। तो इस तरीके से हम देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो Nb माइनस Na डिवाइड बाई 2, कुछ इस तरीके का फॉर्मूला बचता है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के केस में, लेट मी चेंज द पेन, बॉन्डिंग के केस में एक बॉन्डिंग ये है, 2 4 और ये हो गया हमारे पास 8, और एक ये भी है 9, तो हमारे पास 9 हो गए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस, फिर नॉन बॉन्डिंग कितने हो गए, 2 और 2 4, तो 4 ये हो गया और डिवाइड बाई आ गया 2, तो 9 में से 4 गए तो 5, 5 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2.5, ये तो रहा मेरा बॉन्ड ऑर्डर। और साथ में ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो ऑफ कोर्स ये क्या होगा, यहाँ पर पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, तो ऑप्शन ये इनकरेक्ट हो गया। इट हैज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट हैज़ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नहीं, इसके पास सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी इनकरेक्ट हो गया, तो ऑप्शन आ गया ऐसा वाला, यानी कि थर्ड वाला, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है 2.5 है। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकता है। अब इस वीडियो की ये लास्ट क्वेश्चन है जिसको आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर इन्होंने बात की है इंटेंसिव प्रॉपर्टी की और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की। तो जब भी आप क्लास 11th में होते हैं तो उस जगह पे जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो पूरा टॉपिक है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं उसके मास पर डिपेंड नहीं करती, और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो मास पर डिपेंड करती हैं। तो पहला ऑप्शन ही उन्होंने बोला है कि इंटरनल एनर्जी इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो आप समझ लें कि इंटरनल एनर्जी जो है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट ना होकर गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी वाला स्टेटमेंट जब भी तुम्हारे सामने आए तो याद रखना कि एनर्जी किसी भी तरह की हो, ठीक, वो हमेशा डिपेंड करती है कितना मैटर लिया गया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट है यहाँ पर क्लियरली, ठीक। तो ये स्टेटमेंट क्लियरली इनकरेक्ट है। तो ये डिपेंड करता है कितना मैटर है, यानी कि उसकी अमाउंट इतनी है तभी उसकी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा या कम होगी। तो ये इनकरेक्ट हो गया। फिर डेंसिटी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, नहीं जी, डेंसिटी कभी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, क्योंकि देखें D = होता है m/b के, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम के, ठीक। अब जो मास जो है ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और जो वॉल्यूम है वो भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होता है हमेशा, जो रेशियो होता है वो हमेशा होता है इंटेंसिव। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। डियर स्टूडेंट्स,
यहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, अराउंड ये 45 क्वेश्चन थे। आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली होंगी। इनमें अगर आपको किसी क्वेश्चन पर जो आपको डाउट हो या फिर किसी क्वेश्चन पर आपको एक फुल लेंथ वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।